आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 9 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल कहाँ से देखेंगे? सब अनसॉर्ट पेपर से। ठीक है, अनसॉर्ट पेपर जो 2017 का लास्ट में दिया हुआ 2017 का, उसके सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल हमने लिए इस सेट से उठाए हैं। लास्ट में 2017 दिया है, 2017 वाले न्यूमेरिकल हमने लिए हैं किरण प्रकाश की सबसे ज़्यादा। ये 2017 के 7 सेट दिए हैं, इसमें से छाटकर हमने सबसे ज़्यादा लिए हैं। 2019 और 18 के 1-2 लिए हैं, सबसे ज़्यादा 2017 के हैं। ठीक है, 2017 के 10 इंपॉर्टेंट 2 डेरिवेशन हैं, वो लगातार आ रहे हैं। ठीक है, लगातार आ रहे हैं 2 डेरिवेशन, इसी में से आपका एक फंस जाएगा। 6 इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसमें से चूंकि इसमें से परिभाषा ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। ठीक है, ज़्यादातर सूत्र लिखने के लिए आता है, व्यंजक लिखने के लिए आता है। ठीक है, वो फार्मूला आप याद कर लेंगे। ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट परिभाषा, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर 6 ही परिभाषा सबसे ज़्यादा यही पूछेंगे, कोई पूछी नहीं गई है। ठीक है, इनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो इसी में से आपका पेपर में फंस जाएगा ज़्यादातर। ठीक है, आंसर पेपर देख लिया और इसको देख लिया तो हो जाएगा काम आपका। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बार आ चुका है। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। ठीक है, यह लिखा हुआ अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा। तो देखिए हमारे पास लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर, ठीक है, क्या अपवर्तित होकर एक ही बिंदु से आती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को अवतल लेंस का कहते हैं द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या आता है? लेंस का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जानते हो क्या होता है? ठीक है, जानते हो, सीधी लाइन स्टाइल से खींच लेंस बना देते हैं, सीधी लाइन खींचे तो क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर भी जानते हैं, जो आपस में एक दूसरे से ना मिले यानी कि सामने सामने हो, लेकिन ठीक है वो क्या होते हैं? हमारे पास समांतर होती हैं। समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर, ठीक है, अपवर्तित होकर क्या एक बिंदु से आती हुई, अपवर्तित हो जाए एक बिंदु से आती हुई क्या प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को कहते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, परिभाषा इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकती है फिर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, किसी पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोणीय विक्षेपण का सूत्र लिखे। 2017 में पूछा गया था। ठीक है, अब मैच कर लेना, आंसर पेपर उठा लेना, इसमें देख लेना, इसी में मिल जाएगा 2017 के सेट में। क्या बोला गया? किसी पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन तथा कोणीय विक्षेपण के लिए, न्यूनतम विचलन और कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखना है। तो लिखेंगे, देखिए बड़ा सिंपल है लिखना। देखिए लिखेंगे, यहाँ पर पिन ले लेते हैं, अभी रुक जाइए, देखिए लिखेंगे अब हम, ध्यान से देखना। क्या बोला गया है यहाँ पर? न्यूनतम विचलन, तो न्यूनतम विचलन के लिए लिख लीजिए न्यूनतम विचलन के लिए क्या होता है फार्मूला? न्यूनतम विचलन यानी कि डेल्टा एम से लिखते हैं। एम सा मतलब मिनिमम, न्यूनतम इसका टू क्या होता है फार्मूला? EN माइनस के वन होता है। क्या होता है? EN माइनस के वन इंटू क्या होता है? ए होता है। इस पर एक न्यूमेरिकल 100% छपा होता है। मैं बहुत बार देखा, 2023 के सेट में देखिए, जब आंसर पेपर हम सोल्व कर रहे थे उसमें बहुत बार क्वेश्चन इस फार्मूले पर आया, और 2022 में भी आया। 2020 में हर यानी कि MCQ में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ध्यान में इसको याद कर लेना। ठीक है, और कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखे। तो कोणीय विक्षेपण के लिए क्या होता है? कोणीय विक्षेपण यानी कि लिखे कोणीय विक्षेपण इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है। कोणीय विक्षेपण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यानी कि थीटा से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? NV वोलेंट माइनस का BR होता है। ठीक है, BR। ठीक है, ए इंटू क्या होता है हमारे पास? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। ठीक है, लिख लेना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तीसरा शायद क्वेश्चन है। फिर देखिए, कांच के एक उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर, किसमें? लिक्विड में डुबाने पर, तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या कहा है? क्वेश्चन समझिए पहले। क्या कहा है? एक कांच का क्या है हमारे पास? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाना है पर, तो उसकी फोकस दूरी तब प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए क्या प्रभाव, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? फोकस दूरी डायरेक्टली आपको लिख देना, 1 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, उसका कारण मत लिखना। ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अवतल लेंस यानी कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी, और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। ध्यान रखना, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, और उत्तल हो तो कहते हैं अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो लेंस क्या होगा? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, लिख लीजिए, परिभाषा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए क्रांतिक कोण, ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये हमें पक्का मालूम है। देखिए क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। क्या होता है? संगत माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या होता है क्रांतिक कोण की परिभाषा? संगत माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3,
4, 5, 6, 7 क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए फ्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा दीजिए। तो क्या होती है फ्रिज्म के वर्ण विक्षेपण की क्षमता की परिभाषा? ये भी बहुत बार आ चुकी है, ठीक है, लिखा नहीं सही लेकिन आ चुकी है बहुत बार। क्या लिखेंगे? जब श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है, ठीक है, गुजरता है तो बैंगनी तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय विक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग क्या होता है? पीला होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए मध्यवर्ती कलर तो क्या होता है? पीले रंग का होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण का अनुपात को क्या कहते हैं? प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इधर ओमेगा से प्रतिशत करते हैं, ठीक है, लिख लेना। क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है तो क्या होता है? बैंगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों की बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती पीले रंग की विचलन के लिए क्या होता है? विचलन कोण का अनुपात को क्या कहते हैं? हम प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट और क्वेश्चन देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? उसकी शर्तें लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान से इसको याद कर लेना। देखिए क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? देखिए जब क्या लिखा हुआ है? जब कोई प्रकाश किरण संघन माध्यम से, अभी चित्र दिखाएंगे, ठीक है, चित्र में समझा देंगे। जब कोई प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के अधिक हो जाता है, ठीक है, तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता या नहीं होता। प्रकाश किरण क्या नहीं होता? प्रकाश किरण नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है, ठीक है। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लिख लीजिए, अब देखिए समझाएंगे आपको चित्र से, ठीक है। आपको एक चित्र बना देना है। यहाँ पर ये क्या है? वायु है, ये क्या है? कांच है। ये क्या होगा? हमारे पास आपतन कोण होगा, ये क्या होगा? परावर्तन कोण होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? आई इज ग्रेटर देन क्या होगा? सी से, इनके सी से क्या होगा? आई बड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं कोण, क्या कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहाँ जाती है? सघन माध्यम से कहाँ जाती है? विरल माध्यम में जाती है, ठीक है। कहाँ जाती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है हमारे पास? क्या होता है? अब इनकी आपतन कोण का मान, आपतन कोण होता है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए। जब इस इधर की ओर चिन्ह लगा तो मतलब ए बड़ा, अगर उधर की ओर लगा तो ए बड़ा, इधर की ओर लगा तो ए बड़ा। क्रांति कोण से आपतन कोण का मान क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण अपवर्तित नहीं होती, ठीक है। जो विरल माध्यम में क्या होती है? प्रकाश किरण अपवर्तित नहीं होती है, ठीक है। क्या नहीं होती है? विरल माध्यम में अपवर्तन नहीं होता, या लिख सकते हैं विरल माध्यम में प्रकाश किरण का क्या होता है? अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है। बल्कि क्या बोला था? बल्कि प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। सघन माध्यम में क्या हो जाता है? वापस ही लौट आता है। इस टाइप से आपको चित्र बना देना है यहाँ पर, ठीक है। इसका क्या बना देना है? चित्र बना लीजिए। फिर देखिए उसकी शर्तें पूछी जाती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें देखिए क्या होता है? प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। यही देखिए आपतन कोण का क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर है प्रकाश का गमन क्या होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख लेना है, यहाँ पर कर लेना है, लिख लीजिए। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल 2017 में आया हुआ है। कब आया हुआ? 2017 में। ध्यान से देखना, ये न्यूमेरिकल हैं, इसी में से आपसे फंस जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इतने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चूँकि ये पेपर में आए हुए हैं, फालतू के तो है नहीं। देखिए क्या दिया है यहाँ पर? 10 डायोप्टर माइनस के 10 डायोप्टर क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, ठीक है। इस सहयोग की क्षमता फोकस दूरी प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें दिया है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर रुक जाइए, उसको बढ़ा लेते हैं। देखिए हमें दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? P1 का मान कितना दिया है? प्लस का 10 डायोप्टर दिया है, ठीक है। P2 का मान कितना दिया है? यहाँ पर देखिए P2 का मान कितना दिया? माइनस के 10 डायोप्टर दिया है, माइनस के 10 डायोप्टर लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। कहाँ रखे हैं? संपर्क में रखे हैं। तो संपर्क में मतलब कि एक दूसरे के सटीक रखे हैं। सटीक मतलब इनको जोड़ दीजिए, जुड़े हैं मतलब कि। तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस का P2 बराबर P1 का मान कितना दिया है? 10 है, यहाँ पर 0 क्यों लिख रहे हैं? 10, ठीक है, 10 P2 का मान कितना है? माइनस का 10। क्या है? माइनस का 10। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 10 से 10 काट देंगे, उड़ा देंगे, 0 बचेगा। तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पर, शून्य मतलब कि, ठीक है, शून्य आ गया। यानी कि सहयोग क्षमता क्या है यहाँ पर? सहयोग की क्षमता। तो सहयोग की क्षमता क्या है? 0 होगी यहाँ पर। P का मान क्या आ गया हमारे पास? 0। फर्स्ट आंसर हो गया यहाँ पर। क्या हो गई? 0 मतलब शून्य होगी यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या पूछा गया है? फोकस दूरी तरफ व्यक्तिगत कीजिए। तो फोकस दूरी के लिए फार्मूला आपको एक मालूम होना चाहिए। P बराबर क्या होता है? यानी कि P बराबर होता है 100/F होता है सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में होता है। अब देखिए से फोकस दूरी निकालनी, तो हमें किसका मान निकालना है? F का मान निकालना। तो F का मान निकाल लीजिए। F बराबर क्या हो जाएगा? 100/P हो जाएगा। P का मान कितना दिया यहाँ पर? देखिए 100/P होता है F का मान, ठीक है, 100/P हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 100/P
100 बटे पी का मान देखिए कितना दिया है 0, तो इसको 0 से भाग करते हैं क्या आ जाती है इन्फानाइट आ जाती है। तो एफ का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर एफ का मान आ जाएगा इन्फानाइट। इन्फानाइट मतलब कि अनंत इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अनंत, ठीक है अनंत, क्या अनंत। तो इसका अनंत होगा क्या होगा, तो इसकी समतल प्लेट होगी, क्या होगी यहाँ पर प्रकृति क्या होगी यहाँ पर समतल होगा, क्या होगा समतल प्लेट लिख सकते हैं, समतल प्रकृति क्या होगी समतल प्लेट लिख सकते हैं यहाँ पर समतल प्लेट। इस टाइप से हमको करना है क्वेश्चन। कोई कठिन क्वेश्चन आया था नहीं आया था, 2017 में आया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फिर देखिए नेक्स्ट इसी टाइप से आया था, कब आया था ये 20 सेंटीमीटर संपर्क में रखे। ये भी क्वेश्चन था, ये आया था, हमने लिखा था इसी में से शायद लिखा था 2017, उस 2017 से लिखा था ये, ठीक है 2017 में ये भी आया था, 2017 में 2017 से लिखा था, ठीक है। फिर देखिए दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोक दूरी 20 सेंटीमीटर है संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। क्या है, दो उत्तल लेंस है जिनमें की प्रत्येक की फोक दूरी हमारे पास कितनी है, रुक जाइए, प्रत्येक की फोक दूरी कितनी है, यहाँ पर प्रत्येक की फोक दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक मतलब दोनों की फोक दूरी है, ठीक है प्रत्येक मतलब दोनों की, यानी कि F1 का मान बराबर होगा F2 के, बराबर किसका कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है 20 सेंटीमीटर संपर्क में रखे हैं, ठीक है। संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। क्या के लिए संयुक्त लेंस की क्षमता की, अभी ये फार्मूला हम डिराइव कराएंगे, ठीक है निगमन कराएंगे, बहुत बार लगातार आया हुआ 18, 18, 19, 20, 22, ठीक है 23 में नहीं है लेकिन 22 लगातार आया हुआ। इस साल 2024 में वो छपेगा जरूर, देख लेना, ठीक है क्योंकि एक साल उसका गैप हो गया, इस बार आएगा, ठीक है। बनापान एफ इसको हम निगमन कराएंगे, प्रूफ कराएंगे, इसको लिया है बनापान F1, ठीक है बना प्लस के बनापान F2, ठीक है फार्मूला होता है। तो बनापान F1 का मान कितना दिया है 20, तो क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा 1/20, 1/20 प्लस 1/20, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या ले सकते हैं 1/F, इसको ले सकते हैं 2/20, 20 लिखिए 2/20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 2 से इसको उड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/10 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिए इसको उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, तो एफ का मान कितना आ जाएगा, उल्टा करेंगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें निकालनी क्या थी यहाँ पर, संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी थी। संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है भाई 100/F होता है, बार बार लगाना है, ठीक है याद कर लेंगे, सेंटीमीटर में होता है 100/F का मान कितना दिया है 10 दिया है, 10 से उसको उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 डायप्टर आ जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है क्या हो जाएगा ये आंसर। कोई कठिन क्वेश्चन आया था कुछ नहीं था, यहाँ पर 2017 में आया हुआ है, ठीक है नोट डाउन कर लीजिए इन दोनों सवालों को। देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी 2017 में आया हुआ है, कब आया 2017 में ये भी आया हुआ, क्या लिखा हुआ है, एक दूरदर्शी में आवृदर्शक एवं नेत्रिका की फोक दूरियाँ के अनुसार 100 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। दूरदर्शी के अधिकतम लंबाई और आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए, ठीक है क्या करनी है आवर्धन क्षमता की गणना। अब देखिए ध्यान से देखना, हमें चूंकि यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक दूरदर्शी में आवृदर्शक एवं नेत्रिका की फोक दूरी, आवृदर्शक की फोक दूरी किससे लिखते हैं, आवृदर्शक मतलब 0 से, F0 से लिखते हैं, किससे लिखते हैं F0 से। F0 का मान कितना दिया है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आवृदर्शक नेत्रिका की फोक दूरी, नेत्रिका किससे लिखते हैं FE से लिखते हैं, किससे लिखते हैं FE से, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है 5 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी के अधिकतम लंबाई और आवेदन क्षमता की गणना कीजिए। दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई मतलब कि यल का मान, फर्स्ट पार्ट का मान याद करना, यल का मान याद करना है, और यहाँ पर अधिकतम लंबाई एवं आवेदन क्षमता की गणना, आवेदन क्षमता मतलब कैपिटल एम का मान याद करना है, ठीक है ये ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पहले जानते हैं क्या निकालेंगे, यल निकालेंगे अधिकतम लंबाई। तो अधिकतम लंबाई के लिए एक फार्मूला होता है, डायरेक्टली लिख लेना फर्स्ट पार्ट का आंसर। लंबाई यल बराबर होता है हमारे पास क्या होता है F0 प्लस का FE होता है, ठीक है। F0 का मान कितना दिया 100 दिया है, प्लस का FE का मान कितना दिया 5 दिया है, ठीक है इसको जोड़ दिया 100 5 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करता है आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। तो आवर्धन सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आवर्धन क्षमता पूछी गई है। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला देखिए, आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला हमारे पास होता है, इसको यम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है F0/FE होता है, क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए यम बराबर F0 का मान कितना दिया है 100 दिया है, 100 लिख लिया, बटे FE का मान कितना दिया है 5 दिया, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ये चीज़। अब इसको उड़ा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर 20 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 20 का मात्रक तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कोई कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं है यहाँ पर, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है आप काउंट करते रहना, 10 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के आवर्तनांक क्रमशः 3/2 4/3 है। कांच से जल पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए क्रांति कोण का मान ज्ञात कीजिए। 2017 में आया हुआ है, कब आया 2017 में। तो दिया है उसको पहले, जो क्वेश्चन में दिया जाए उसको पहले लिख लिया करिए। तो क्या दिया है वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के आवर्तनांक कितना दिया, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक जल का आवर्तनांक, यानी किसका मान दिया ANG का मान, ANG का मान, इनकी वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक कितना दिया है 3/2 दिया है, ठीक है। वायु के सापेक्ष जल का आवर्तनांक NW का मान कितना दिया है 4/3 दिया है। कांच
कांच से जल पर आपतित प्रकाश के किरण के लिए क्रांति कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रांति कोण का मान। तो इसके लिए हम यहाँ पर किसमें ज्ञात करना है, देखिए हमेशा देना है कांच से जल पर, किससे ज्ञात करना है, कांच से जल पर। तो कांच से जल पर, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना, जिसमें पूछी जाए उससे उसमें निकालना होता है आपको। ठीक है, बहुत सवाल आंसर पेपर में हम सोल्व कर चुके हैं, बता भी चुके हैं कि कहाँ ज्ञात करना है, कांच से जल में आपतित प्रकाश के किरण के लिए क्रांति कोण का मान ज्ञात, यानी कांच से जल में। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ध्यान से देखना यहाँ पर। तो देखिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालिए। लिखिए यहाँ पर, दिख रहा है, देखिए कांच के सापेक्ष कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होता है, जल का अपवर्तनांक ANG। हमने ट्रिक भी लिखवाई थी, यानी किस टाइप से लिखते हैं, अगर आंसर पेपर आपने देखा हो तो आपने लिख लिया होगा तुरंत। ठीक है, ANG ऊपर आ जाएगा, ANW नीचे आएगा। किस टाइप से आता है सब बता चुके हैं आंसर पेपर में। ठीक है, AWNG ये ऊपर होता समझ लिए, बताया था, ANG बटे NW हो जाएगा। ठीक है, ANG का मान कितना दिया है, 3/2 दिया है यहाँ पर। NW का मान कितना दिया है, 4/3 दिया है। ठीक है, 4/3 दिया है। अब देखिए 3/2 को हमने HT लिखा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9/8 आ गया हमारे पास। WNG का मान कितना आ गया, 9/8 आ गया। ठीक है, WNG का मान, या लिख लीजिए यहाँ पर, WNG का मान कितना आ गया, WNG का मान 9/8 आ गया यहाँ पर। ठीक है, हमें निकालना है क्रांति कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्रांति कोण सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो साइन सी का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, साइन सी का किसमें फार्मूला, साइन सी का इसी में ज्ञात करना। तो इसको बनापान यन होता है, लेकिन इसमें ज्ञात करना ये अपवर्तनांक हो जाएगा हमारे पास, WNG हो जाएगा। तो बनापान WNG का मान कितना दिया है, 9/8 दिया है, उसको ऊपर भेज दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 8/9 हो जाएगा। हमें सी का मान ज्ञात करना, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, उस जाएगा किसमें हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। साइन इनवर्स हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए 2017 में आया हुआ था, कब आया था, 2017 में। कितना सिंपल सवाल आया था। ठीक है, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये सब आए हुए पेपर हैं बोर्ड में, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू के नहीं है, कहीं से उठा रहा है। ठीक है, इनको तैयार कर, कॉपी में नोट डाउन करते रहना। अब देखिए 2019 में आया हुआ है, सबसे ज़्यादा 2017 के आंसर से लिए थे हमने। ठीक है, फिर देखिए वायु में तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश अपवर्तनांक 1.5 के माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य क्या है, निकाल लीजिए। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो किस टाइप से हमें चूंकि दिया है वही काम करना है। लेमडा बराबर कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम लिख दिया। इसको किस में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 6000 मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस में आ जाता है, मीटर में आ जाता है। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, 6 × 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसकी 3 जीरो और 10⁻3 में से 10⁻10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10⁻7 बचेगा। किस में बचेगा, मीटर में बचेगा। ठीक है, अपवर्तनांक दे दिया यहाँ पर, प्रकाश अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5, यानी कि एन की वैल्यू कितनी दी गई हमें यहाँ पर, 1.5 दी गई है। एन बराबर कितना दिया है, 1.5 दिया है। 1.5 के माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में प्रकाश की आवर्ती तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। आवर्ती किससे लिखते हैं, इनकी न्यू से लिख सकते हैं यहाँ पर, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू या एफ से, न्यू से लिख लीजिए। क्या होता है फार्मूला, C/λ होता है यहाँ पर। क्या होता है, C/λ। सी का मान कितना दिया है, 3 × 10⁻8 होता है, हम जानते हैं प्रकाश की चाल। लेमडा का मान कितना दिया है, 6 × 10⁻⁻7, 6 × 10⁻⁻7, 3 × 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 को 10⁻7 ऊपर ले जाइए, बटे 2 नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, न्यू बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/2, 8 में से 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10⁻15 हो जाएगा कि नहीं, 10⁻15। इसी को क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं यहाँ पर, गुणे 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 15। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज, यानी कि हर्ट्ज। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। 18, 19, 20 3 साल लगातार आया है, और शायद ये 2022 में भी आया था, सोल्व किया था हमने क्वेश्चन। ठीक है, आंसर पे। ठीक है, लगातार 3 साल पहले आया है यहाँ पर, 2018, 19, 20। तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा इसमें, जो कहा गया है उसको देखिए। क्या कहा गया है, यदि प्रिज्म कोण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ए बराबर प्रिज्म कोण किसके बराबर है, न्यूनतम विचलन कोण के इक्वल है, यानी कि बराबर। न्यूनतम विचलन कोण कैसे लिखते हैं, ΔM से। बस हो गया काम, इतना आपको अगर लिख लिया तो लग जाएगा सवाल। फिर क्या पूछा गया, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बस फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला एन बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए शुरू कर रहे हैं, एन बराबर होता है हमारे पास फार्मूला साइन। क्या होता है, साइन देखिए, साइन ये दिख रहा ही ना होगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होता है। ठीक है, 2 होता है। और क्या होता है हमारे पास, साइन लिखा हुआ है। ठीक है, साइन डिवाइड बाई क्या होता है, साइन A/2 होता है। क्या होता है, साइन A/2। ठीक है, तो ΔM का मान कितना दिया है, ए दिया है यहाँ पर। ठीक है, पुट कर दीजिए। तो साइन
साइन ए प्लस ए बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, बटे हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा डिवाइड, इसके बटे मत लिखना, यहाँ तक है बटे होता है इसका, ठीक है, इसके आगे मत जाना। फिर ये पूरे पर बटे होता है, क्या होता है, ए होल पूरा बटा होता है, साइन a/2 होता है, क्या होता है, साइन a/2, ठीक है। अब देखिए साइन क्या हो जाएगा, साइन ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे क्या होता है, साइन a/2, क्या होता है, साइन a/2 होता है। 2 से 2 उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 2 से 2, तो यह n बराबर हमारे पास क्या बचा, साइन ए बचा, बटे क्या बचेगा यहाँ पर, साइन a/2 बचेगा। यहाँ पर साइन 2a का फार्मूला लगा दीजिए, साइन 2a का फार्मूला समझिए, 2a लिखा हुआ, साइन 2a का फार्मूला क्या था, 2 साइन ए, यहाँ पर आधा थीटा हो जाता तो a/2 हो जाएगा, यहाँ पर कोस a/2 हो जाएगा, ठीक है, a/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्या बचा हमारे पास, साइन a/2 बचा, ठीक है, साइन a/2, साइन a/2 से साइन a/2 उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर ये बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 कोस a/2 बचेगा, क्या हो जाएगा, 2 कोस a/2, ठीक है, a/2, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था हमें। अब देखिए इस क्वेश्चन के 2017 में ये भी आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्या आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना है, 0.6 डिग्री है, ठीक है। दूरदर्शी के आवर्तक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियाँ क्रमशः 200 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, 200 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। दर्शन कोण किससे लिखते हैं, बीटा से लिखते हैं, मालूम होगा आपने, अगर पढ़ा हुआ आपने सही से चैप्टर पढ़ा होगा तो मालूम होगा क्या होता है, बीटा से लिखते हैं। बीटा से किससे लिखते हैं, बीटा से कॉमन निकालना है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए दिया क्या है यहाँ पर दिया है आँख पर चंद्रमा का दर्शन कोण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी अल्फा से। अल्फा का मान कितना दिया, 0.6 डिग्री दिया है यहाँ पर, अल्फा का मान कितना दिया यहाँ पर, 0.6 डिग्री दिया है, ठीक है, 6 डिग्री। दूरदर्शी के आवर्तक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी, वही यहाँ पर आवर्तक की फोकस दूरी किससे लिखते हैं, F0 से, नेत्रिका की फोकस दूरी किससे लिखते हैं, F से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर F0 का मान कितना दिया है यहाँ पर, 200 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर Fe का मान कितना दिया है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। दूरदर्शी देखने पर चंद्रमा का दर्शन को कितना होगा, यानी कि हमें किसका मान निकालना है, बीटा का मान निकालना है। इसके लिए डायरेक्टली एक पहले आवेदन निकाल लीजिए, आवेदन क्षमता में दूरदर्शी की आवेदन क्षमता निकाल लीजिए पहले, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसके लिए फार्मूला होता है EM बराबर क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, EM का मान EM बराबर क्या होता है, बीटा अपन अल्फा होता है, ठीक है। फार्मूला या जब हमने इनकी अनसोल्ड में सोल्व किया था उसकी परिभाषा लिखवाई थी इसकी, ठीक है। अनसोल्ड पेपर अगर आपने कर लिया होगा तो ये कर सकते हैं अपने आप। तो बीटा अपन अल्फा, तो बीटा का मान यहाँ पर, हाँ बीटा का मान तो हमें निकालना ही है, यहाँ पर बीटा का मान तो दिया ही नहीं, बीटा अपन अल्फा फार्मूला होता है हमें यहाँ पर। और इसी के बराबर क्या होता है, F0, हाँ सही है, दूरदर्शी का आवेदन क्षमता EM बराबर बीटा अपन अल्फा, चूंकि EM बराबर, और इसी क्या होता है F0, इसी के बराबर लिख सकते हैं, F0 अपन F होता है, हमें चूंकि आ गया था आंसर, ठीक है, कन्फ्यूज हो रहा था यहाँ पर। देखिए इसी EM का फार्मूला क्या होता है, बीटा अपन अल्फा, इसी के बराबर होता है F0 अपन F होता है, इतना समझिए। हमें निकालना यहाँ पर क्या है, बीटा का, तो इसको छोड़ दिए, इसका कोई काम ही नहीं है हमें। तो क्या बचेगा हमारे पास, बीटा अपन अल्फा क्या बचेगा यहाँ पर, F0 अपन F बचेगा। हमें किसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, क्योंकि बीटा अपन, हाँ बीटा लिखिए, EM क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, बीटा अपन अल्फा, हमें निकालना किसका मान है, बीटा का मान निकालना है। तो बीटा का मान निकालना है, यहाँ पर इधर नीचे लिख लीजिए, तो बीटा का मान निकालना, देखिए तो क्या हो जाएगा, F0 अपन F मल्टीप्लाई, ये अल्फा की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। यहाँ पर F0 को वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर F0 का मान कितना दिया है, 200 दिया, यहाँ पर कितना दिया है, 200 पुट कर दिया। Fe का मान कितना दिया है यहाँ पर, Fe का मान 10 दिया, यहाँ पर कितना दिया है, 10 मल्टीप्लाई, ये अल्फा का मान कितना दिया है यहाँ पर, अल्फा का मान 0.6 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 0.6, ठीक है, 0.6 यहाँ पर, ठीक है, समझ गए होगा। यहाँ पर सिर्फ फार्मूला यहाँ पर यूज किया है, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। अब देखिए इसको अगर हम देखिए, रुक जाइए, बीटा बराबर, हाँ देखिए इसको पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, देखिए 1 0 1 0, 2 0 से उठ जाएंगे, ठीक है। कितना बचा, 6 दूनी 12, कितना बचा, 12 डिग्री क्या होगा हमारे पास, चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा, 12 डिग्री होगा, यहाँ पर क्या होगा, 12 डिग्री, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना था। आप ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक है, फार्मूला आपको याद करना, जो डाटा दिया डाटा लिख लीजिए, बस यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये 2019 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सब आंसर से हैं, ठीक है, कोई फालतू नहीं है, इसको तैयार कर लेना। फिर देखिए एक उत्तर लेंस बराबर 1.5 की वायु में
फोक दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसे जल में यानी जल का अपना कितना है एन 4/3 दिया है, में डुबाने पर फोक दूरी कितनी होगी, फोक दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, फोक दूरी यानी कि किसका मान ज्ञात करना है, एफ का मान। यहाँ पर देखिए बाद में देखा जाए, एफ का मान ज्ञात करना है। एक फोक दूरी दी गई है तो मान लीजिए F2 का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, F2 का मान। अब देखिए ध्यान से देखना, आया हुआ क्वेश्चन है तो समझ लीजिए थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पर सिंपल नहीं होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आया हो तो सिंपल ज़्यादातर नहीं होता, देखिए कुछ ना कुछ इसमें होता जरूर है। देखिए क्या कहा गया इसमें, एक उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस एन बराबर कितना दिया 1.5 की वायु में, क्या वायु में फोक दूरी कितनी 10 सेंटीमीटर। अब जानते हैं थोड़ा सा आपको कौन इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। 1.5 किसका अपवर्तनांक होता है, जल का होता है, कांच का होता है, द्रव का होता है, बताइए किसका होता है, एक कांच का होता है। किसका होता है, कांच का, ध्यान रखना हमेशा। किसका होता है अपवर्तनांक 1.5 कांच का होता है, ठीक है, याद कर लेना। और कांच का अपवर्तनांक अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछे, हीरे के याद कर लेना, ठीक है, 2-3 होते हैं उसको याद कर लीजिए। एक कांच का होता है, आपको देखिए कहीं कहा नहीं गया कि कांच में एक उत्तल लेंस 1.5 डायरेक्टली दे दिया, उसमें कहा नहीं कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, आपका पहचानना पड़ेगा। यही तो बताया, यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पर आया हुआ पेपर में है। तो यहाँ पर क्या दिया है, कांच का अपवर्तनांक दिया है, ठीक है, कांच यानी कि एन डब्लू का मान दिया है कितना, कि सॉरी कांच का नहीं, हाँ कांच का सही, एन जी से लिखे यहाँ पर, किसे लिए एन जी का मान कितना दिया है 1.5 दिया। हमेशा वायु के सापेक्ष यानी कि अगर कुछ नहीं होता तो वायु के सापेक्ष हमेशा होता है, हमेशा अपवर्तनांक अगर कहा ना जाए तो क्या होता है, वायु के सापेक्ष होता है। ध्यान, तो ए एन यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5 दिया है, ठीक है, समझ गए होगे आप, क्या हो गया, समझ गए होगे, ठीक है। किसका मान है, एन का, इसी के बराबर क्या है, एन का मान है, एन के लिख सकते हैं, छोड़िए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एन है, इसको लिख सकते हैं कि अगर पॉइंट हटाइए 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 का मतलब क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 3/2, 3/2 का मतलब यानी कि 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 लिखा हुआ, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इसको पॉइंट हटाइए, ये छोड़िए, इसको आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए ठीक है, इतना समझ में तो नहीं है, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। देखिए अगर पॉइंट हटाइए उतना ही आ जाएगा 10, देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, देखिए 3/2 होगा, इसको 1.5 अगर जब इसको भाग करेंगे तो 1.5 ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको इतना लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं। एन जी बराबर क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं, क्या इसको पॉइंट हटाया हम यहाँ पर, इसका मान दिया है एन जी यानी कि कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5, इसका पॉइंट हटाया यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसको काटा पीटा 3/2 सिंपलीफाई किया 3/2 फिर क्या अगर वायु में फोक दूरी कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसको F1 से लिख लीजिए। F1 का मान कितना दिया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है, वायु में 10 सेंटीमीटर है, इसके जल में यानी कि जल में इसमें देखिए कहा गया है यहाँ पर क्या, जल में, जल का इसमें कहा गया, जल इसमें कुछ नहीं कहते हैं, वायु में कहा गया था। वायु में क्या है, वायु के सापेक्ष ये जल क्या होगा, ये भी यानी कि वायु के सापेक्ष किसका होगा, वायु के सापेक्ष किसका होगा, जल, कांच जल का अपवर्तनांक। तो ये किसका मान दिया है एन डब्ल्यू मतलब एन डब्ल्यू किसके बराबर है, एन डेस का मान यही होगा, ठीक है। इसके बराबर आप चाहे लिखना चाहते हैं तो एन का मान लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एन डेस बराबर कितना हमारे पास 4/3 है यहाँ पर, ठीक है, 4/3 लिख लिया, 4/3 कोई दिक्कत नहीं हो। अब पूछिए, अब देखिए हमें निकालने किसमें फोक दूरी, ये देखिए मेन इसमें जल एन ना, तो डुबोने पर, क्या डुबोने पर फोक दूरी ज्ञात की, किसमें, जल में, ये जल में यानी जल का अपवर्तनांक दिया, जल में, जल इनकी जल में निकालनी है फोक दूरी, जल में तो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक भी मालूम होने चाहिए, जल के सापेक्ष कहीं अपवर्तनांक नहीं दिया है, वायु के सापेक्ष है तो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल लीजिए। तो डब्ल्यू एन जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन जी हो जाएगा ऊपर, ए वाला एन डब्ल्यू नीचे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। एन जी का मान कितना दिया है यहाँ पर 3/2 दिया है, एन डब्ल्यू का मान कितना दिया है यहाँ पर 4/3 दिया है यहाँ पर, ठीक है, डब्ल्यू एन जी, ठीक है, बड़ा सिंपल भाषा में देखिए 3/2 है यहाँ पर है, मल्टीप्लाई 3 को ऊपर भेज दीजिए, 4 को नीचे ले आइए, 3 3 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है, 9/8 इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। अब देखिए लेंस मेकर सूत्र जानते हैं हम, ठीक है, 1/F1, पहले पहली फोक दूरी के निकाल लीजिए, 1/F1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले के लिए, ठीक है, पहले F1 F2 का मान, तो यहाँ पर F1 का मान दिया, इसके लिए इसका अपवर्तनांक क्या है ANG, तो ये लिख लीजिए, ये पहले लिख लीजिए 1/F का बाद फार्मूला ये होता है, ठीक है, वरना आपको कन्फ्यूजन होगा, R1 - के 1/R2 होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो पहली फोक दूरी यहाँ पर F1, तो पहले के लिए F1 है, यहाँ पर वायु में फोक दूरी F1 का मान कितना दिया 10 सेंटीमीटर, तो पहले लिख लीजिए F1, ठीक है, या F1 लिख लीजिए यहाँ पर F1 बराबर, ये इसको लिख सकते हैं ANG, क्या लिख सकते हैं ANG, ठीक है, पहला अपवर्तनांक ANG माइनस का 1/R1 माइनस का 1/R2, ठीक है, 1/F1 का मान कितना दिया है 10 दिया है, यहाँ पर 10 लिख लिया, 1/10 लिख लिया बराबर, ANG का मान कितना दिया है 3/2 दिया है, कितना दिया है ANG का मान, या यहाँ पर एक जुगाड़, और अगर आपको सिंपल करना चाहते हैं तो कट जाए, ये लिख लीजिए 3/2 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, 1/R1 हो जाएगा माइनस का 1/R2 हो जाएगा, ठीक है, 1/R1 माइनस के 1/R2 हो गया, ठीक है। अब देखिए
एक इसको डाल दिया समीकरण एक डाल दिया, अब एक 1/f2 कॉमन, f2 निकाल लीजिए 1/f2, f2 के लिए क्या हो जाएगा अपना WNG हो जाएगा, WNG क्या हो जाएगा WNG लिख लेंगे, डायरेक्टली लिख रहे हैं कि WNG माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/r1 हो जाएगा माइनस के 1/r2 हो जाएगा। अब देखिए WNG का मान कितना दिया है 1/f2, WNG का मान कितना दिया है, WNG का मान दिया है कितना दिया 9/8, कितना है 9/8, 9/8 माइनस का 1/r1 माइनस के 1/r2। अब देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2 देखिए करेंगे डिवाइड। देखिए समीकरण 1/2 तो यहाँ पर किसको डिवाइड करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 लिख लीजिए, यानी कि समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1/2 समीकरण 1 क्या हमारे पास 1/10, यानी कि 1/10 कितनी है 1/10 बराबर, फिर कितना है 3/2 है हमारे पास, कितना है 3/2 माइनस का 1/r1 माइनस के 1/r2 है, ठीक है 1/r2। फिर इसी के इसके फिर इसका मान कितना है, समीकरण 2 क्या है 1/f2 दिख रहा होगा आपको, ठीक है दिख रहा होगा, दिख रहा नहीं रहा देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है 1/f2 यहाँ पर 1/f2 ठीक है 1/f2, ठीक है इसी का डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है डिवाइड का लगाओ बीच में लगा दीजिए इसको, ठीक है। फिर देखिए इसका मान कितना दिया 9/8, 9/8 माइनस का 1/r1 माइनस के 1/r2, ठीक है 1/r1 माइनस के 1/r2। देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1/10 बचा, उसको उल्टा कर दीजिए, f2 ऊपर पहुँच जाएगा, f1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 3/2 माइनस का 1 बचा, डिवाइड बाई क्या बचा 9/8 माइनस का 1 बचा यहाँ पर, ठीक है। तो f2 ठीक है f2 अपन क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 1/f2 तो ये नीचे 1 लिखिए 1 पहुँच जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास f2 अपन 10 बचा है यहाँ पर। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 माइनस के 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए 9 माइनस का कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 2 कितना बचेगा 1, 1/2 बटे 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1, 1/8 बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 1/8 बचेगा। अब देखिए f2 बटे कितना बचेगा 10 बराबर, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 8 ऊपर पहुँच जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 2 से उड़ा दीजिए 2 चक्कू 8 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो f2 का मान कितना आ जाएगा 4, 10 की उधर मल्टीप्लाई 4 गुणे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। आपका आंसर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर फोक दूरी होगी। इस आंसर आप मैच कर लेना, आंसर पेपर में मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या होगा हमारा आंसर होगा, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी 2017 में आया हुआ है 3 नंबर का आया था। देखिए 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच NG बराबर कितना दिया 3/2 के द्वि उत्तल लेंस AB के तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है। तो लेंस के किसी एक भाग को जल यानी कि जल का अपना कितना दिया 4/3 में डुबोने पर उस भाग के फोक दूरी की गणना कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए क्या कहा गया है इसमें, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, क्या लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर क्या है वक्रता त्रिज्या, यानी कि R1 का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दे दिया यहाँ पर। और इन्होंने क्या दिया है कांच का अपतनांक कितना दिया है 3/2 दे दिया यहाँ पर, कांच का अपतनांक यानी कि ANG का मान दे दिया यहाँ पर 3/2, ठीक है। एक द्वि उत्तल लेंस AB के तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है, ठीक है। द्वि उत्तल लेंस होगा, क्या होगा AB के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है। इस टाइप से मान लीजिए क्या होगा एक लेंस होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा एक लेंस होगा यहाँ पर, बना लीजिए यहाँ सही से बना लेना आप, ठीक है। इस टाइप से होगा, इसको 2 बराबर भागों में क्या कर दिया जाता है काट दिया जाता है। तो काट दीजिए, इसको हम काट दिया हमने, लेकिन मान लीजिए हम इसको काट रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से मान लीजिए हमने उड़ा दिया इसको, जो आपको कहा जाए क्वेश्चन में वो करना आप, ठीक है। इसको मान लीजिए हमने काट दिया इस टाइप से, ठीक है, कट जाएगा इस टाइप से, काट दिया इसको हमने, ठीक है। इस हिस्सा काट दिया तो क्या बचेगा इस टाइप से, लगभग इस टाइप से बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से या समझ लीजिए इस टाइप से तो बचेगा यहाँ पर, एक इस टाइप से बचेगा, ठीक है। इस टाइप से मैं उल्टा बना दिया, ये कट जाएगा तो इतना बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा, एक कट गया तो ये समतल बन जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास समतल बन गया, इतना समतल उत्तल लेंस जिसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं समतल उत्तल लेंस। हमने क्या बताया समतल उत्तल लेंस के लिए एक त्रिज्या हमें R1 का मान चूंकि दिया है, अब इस टाइप से लिख लेना, ठीक है। R1 का मान हमें, ठीक है, समतल उत्तल लेंस के लिए क्या बताया था हमें, आंसर पेपर में सवाल आया था, बहुत बार सॉल्व किया था। तो R2 का मान क्या होता है इन्फानाइट होता है, तो R2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर इन्फानाइट, हमेशा ध्यान रखना, यही यहाँ पर को समझना था क्वेश्चन हो गया,
ठीक है, इतना उन्होंने यानी कि घुमा दिया क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। R2 का मान क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है, बस हो गया काम। ठीक है, ए बी कैंडल या लिख दीजिए इसको ए बी, यहाँ पर ए नाम दीजिए, यहाँ पर लिख भी दीजिए, यहाँ पर बता भी दीजिए, काटा देखिए ए बी कैंडल काटने पर लिख दीजिए, यहाँ पर ए बी कैंडल काटने पर प्रथम भाग के लिए, तो लिखिए यहाँ पर ए बी कैंडल, यहाँ पर कहाँ पर लिख दें यहाँ पर, ठीक है। तो R1 का मान क्या हो जाएगा, ए बी कैंडल लिखिए यहाँ पर ए बी कैंडल, ए बी के अनुदिश काटने पर प्रथम भाग के लिए लिखिए, प्रथम ए बी के अनुदिश को काट दिया हमने इस टाइप से, प्रथम भाग के लिए लिखिए, प्रथम भाग के लिए क्या कहा है, दो बराबर भागों में काटा, लेंस के किसी एक भाग के लिए पूछा गया, किसी एक भाग के लिए। देखिए क्वेश्चन समझिए, किसी एक भाग को जल में लेंस को जल यानी किसी एक भाग को जल का एक भाग को जल इतना दिया है डुबोने पर, एक भाग को डुबोने पर उस भाग की फुक दूरी ज्ञात करना। आपको एक भाग का ज्ञात करना है, दोनों भाग का नहीं ज्ञात करना है, इसलिए ये इस टाइप से आपका लेंस बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से काटेंगे तो क्या बन जाएगा, इस टाइप से काट देंगे, ये बन जाएगा यहाँ पर इस टाइप से। तो हम जानते हैं समतल उत्तल लेंस बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, समतल उत्तल लेंस। इसके लिए क्या होता है, R1 का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, R2 का इन्फानाइट हो जाता है, आपको मालूम होगा, बहुत सवाल लगाए थे आंसर पेपर में, ठीक है। तो प्रथम भाग के लिए, ठीक है, एक भाग ले लिए तो इसीलिए लिख दिया प्रथम भाग के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर का आया हुआ था, तो प्रथम भाग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जल में डुबोने पर क्या करने पर, उस भाग को डुबोने पर, किसमें, उस भाग को जल, ये जल का लिखा हुआ बताना जल, या लिख लीजिए किसी एक भाग को जल में, क्या किसी एक भाग को जल में, जल का बताना, जल में डुबोने पर उस भाग का फुक दूरी की गणना कीजिए। तो जल में डुबोने पर लिख लीजिए, तो जल में डुबोने पर जल के सापेक्ष अपतनांक भी निकालना होगा, तो लिख लीजिए पहले जल में डुबोने पर लिख लीजिए, डुबोनों पर लिखा हुआ, डुबोनों पर सही है, डुबेने पर लिखिए, डुबोनों पर नहीं, डुबेने पर, ठीक है, डुबेने पर तो क्या हो जाएगा, जल के सापेक्ष, जल में डुबा रहे तो जल के सापेक्ष कांच का अपतनांक भी निकालना होगा, निकाल लीजिए, जल के सापेक्ष कांच का अपतनांक क्या हो जाएगा, ANG हो जाएगा, जिसमें डुबाई जाती है उसके सापेक्ष हम अपतनांक भी लेते हैं, ध्यान रखना, ANG बटे क्या हो जाएगा, ANW हो जाएगा। ANG का मान कितना दिया है, ANG का मान दिया 3/2, ANW का मान कितना दिया है, हाँ ANW का मान हमें, हाँ ANW का मान क्या दिया है कि नहीं, ये दिया, यहाँ पर जल का अपतनांक, यहाँ पर जल का लिख लीजिए, ये यहाँ पर जल होगा, यहाँ पर जल लिखा हो, ये G लिख गया यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर जल होगा, आप देख लें, मैच कर लेना आंसर पेपर में, जल ही होगा। 4/3 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा यहाँ पर, जल का अपतनांक कितना दिया है, 4/3, ठीक है, ये दिया है यहाँ पर, ठीक है, जल का अपतनांक क्या दिया है, 4/3 दिया है। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर लिख दें AN, या यहाँ पर लिख लीजिए ANW का मान कितना दिया है, 4/3 दिया है, ठीक है, 4/3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर WNG कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस एक लेंस में का सूत्र लगा दीजिए, वही जल में डुबोने पर क्या हो जाएगा, 1/F, तो जल के सापेक्ष अपतनांक ले लेंगे WNG, यानी माइनस में होता है, यानी कि जहाँ पर WNG माइनस के 1 हो जाएगा, 1/R1 हो जाएगा, माइनस के 1/R2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 1/F हमें क्या करना है, तो फुक दूरी की गणना कीजिए, इसी का मान ज्ञात करना है, 1/F। WNG का मान कितना दिया है, 9/8 दिया है, माइनस का 1 हो जाएगा, 1/R1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर 10 दिया है, R2 का मान इन्फानाइट है, ठीक है, R1 का मान कितना है, 10 है, 1/10 हो जाएगा, माइनस का इन्फानाइट हो जाएगा, इन्फानाइट को छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/F हो जाएगा, इसका LCM कितना आ जाएगा, -9 - 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 8 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/8 बचेगा, मल्टीप्लाई 1/10 बचेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/F बराबर क्या आ जाएगा, 80 हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा कर दीजिए इसको, तो यह बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 80 सेंटीमीटर जल में है, यहाँ पर जल की फुक दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था, कठिन क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं था, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कल ये आप समझ गए होंगे, यहाँ पर बड़ा सिंपल बात है, मैं समझा दिया, ठीक है, चित्र भी बना दिया, चित्र बनाना चाहते बना लेने, कोई बात नहीं, ठीक है, समझने के लिए आपके है। अब देखिए डेरिवेशन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, छपा हुआ पेपर में, देखिए लगातार आ रहा है, क्योंकि ये, ठीक है, आएगा जरूर। क्या, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। क्या, फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए, यहाँ पर संयोजन के लिए, ठीक है, संयोजन के लिए आपको क्या करना, फोकस दूरी याद करना। देखिए 2013 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 20 में आया, 2022 में आया, ठीक है, इतनी बार एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, क्या आ चुका, इतनी बार आ चुका है, इसको रट लेना, कुछ भी कर लेना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट, देखिए सबसे सिंपल भाषा में देखेंगे, आपको एक ही बात समझ में आ जाएगा, ध्यान रखना,
ठीक है। इस टाइप 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन आएगा। जो 1 नंबर का पहला हमने न्यूमेरिकल कराया था, संयुक्त फोक दूरी ज्ञात कीजिए, करवाया था, उसी में एक जुड़कर एक न्यूमेरिकल जुड़ा होगा, ये 3 नंबर का एक जुड़ा होगा, ये नहीं, दोनों 5 नंबर का बन जाए। कभी कभी खाली 5 नंबर का आ जाता है, कभी कभी न्यूमेरिकल जुड़कर आ जाता है। पहला 1 नंबर का पहला न्यूमेरिकल कराया था, ठीक है, वही यहाँ पर जुड़कर आ जाएगा। ठीक है, पहले नंबर बदल जाएँ। ठीक है, पहले सबसे पहले आपको एक चित्र बना लेना इस टाइप से। 2 हम क्या बना देंगे यहाँ पर, 2 हमारे पास क्या है, L1 L2 क्या है, पतले लेंस यहाँ पर L1 और L2 यहाँ पर। ठीक है, और इन दोनों का क्या है, मुख्य अक्ष देखिए, दोनों के लिए क्या है, एक ही, इसके लिए भी देखिए मुख्य अक्ष एक ही है यहाँ पर, और इसके लिए भी देखिए एक ही, यही आप माना लिख लेना जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी देखिए यही मुख्य अक्ष एक ही है, और इस लेंस के लिए भी यही मुख्य अक्ष एक ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिसकी इन दोनों की, इसकी फोक दूरी मान लीजिए हम F1 मान लेंगे। यहाँ पर इसकी फोक दूरी क्या होगी, F1 होगी। हम मान लेना इसकी फोक दूरी क्या होगी, इसकी फोक दूरी F1 मान लेंगे, इसकी फोक दूरी F2 होगी यहाँ पर। ठीक है, लिखना चाहते हैं माना लिख लेना, माना लिख लेना। आप बोल रहे हैं, देखिए माना हमारे पास 2 पतले लेंस हैं। ठीक है, जिन्हें पतले लेंस हैं, प्लस पतले लेंस क्या है, L1 L2 हैं। ठीक है, जिनका मुख्य अक्ष एक ही है एक ही मुख्य अक्ष। और फोक दूरियाँ इसकी कितनी है, F1, इसकी F1 होगी, इसकी इनकी पहले लेंस की फोक दूरी F1 है, इनकी L1 लेंस की फोक दूरी F1 है, L2 लेंस की फोक दूरी F2 है। इस टाइप से आप लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक दूसरे, जो कि एक दूसरे के संपर्क में, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। ठीक है, वायु में कहाँ रखे, एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। अब लेंस L1 यहाँ पर क्या है, लेंस L1 O, मान लीजिए लेंस L1 यहाँ पर क्या होगा, O होगा यहाँ पर O। ठीक है, बस तो O होगी यहाँ पर। प्रतिबिंब लेंस, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई डैश पर बनता है। लेंस L1 का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई डैश पर बनता है इसके लिए। ठीक है, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। इसका प्रतिबिंब डायरेक्टली यहाँ पर बनता है, यहाँ पर आई डैश पर बनता है। ठीक है, कहाँ पर बनता है, आई डैश पर बनेगा या बनता है, बनेगा लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इतनी बात लिख लीजिए, चूँकि हमारे पास यदि लेंस L2 मान लीजिए, अगर देखिए L1 लेंस का अगर ये लेंस ना हो तो ये मान लीजिए, रुक जाइए भाई, देखिए मान लीजिए ये वाला लेंस हमारे पास नहीं है, ये वाला लेंस भूल जाइए, ये वाला लेंस नहीं है आपके पास, सिर्फ ओनली ये वाला लेंस बचा है, और ये लाइन भी नहीं है। तो अगर L2 लेंस ना हो, L1 लेंस है, ये वाला L1 लेंस, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई डैश पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, आई डैश पर बनेगा। तो पहले लिख लीजिए, इधर क्या होती है हमारे पास, वस्तु की दूरी होती है। इधर क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है। इसको वस्तु की दूरी मान लीजिए U ले लिए, यहाँ पर U ले लिया। यहाँ पर कहाँ से होती है, ध्रुव से, यहाँ से ध्रुव होगा, यहाँ पर ध्रुव से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, वस्तु तक की दूरी कितनी होती है, U होती है। ठीक है, क्या होती है, U होती है। और देखिए प्रतिबिंब की दूरी मान लीजिए क्या हो, इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी मान लीजिए हम B मान लेंगे। ठीक है, इसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए, ध्रुव से यहाँ तक की इस लेंस की प्रतिबिंब की दूरी क्या मान ली, B मान ली हमने, क्या मान ली, B मान ली। अब यहाँ से यहाँ इस लेंस से यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनना, पहले बताया था, इसका प्रतिबिंब इसको बोल दिया। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी B यहाँ तक है, लेकिन इस लेंस के लिए प्रतिबिंब आई डैश पर बन रहा है। अगर L2 लेंस ना हो तो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ B डैश मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से बन रहा है हमारे पास, कहाँ से बन रहा है, यहाँ तक, या यहाँ से लिख लीजिए, आपको जैसे दिखे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, B डैश है। अब देखिए यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट। तो अगर देखिए थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर L2 लेंस ना हो, ठीक है, अगर ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, लगातार आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझ लेना इसको सही से। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर यहाँ पर लिखिए यदि, लिखिए यहाँ पर यदि L2 लेंस ना हो, यदि L2 लेंस ना हो, क्या हो, यदि L2 लेंस ना हो, और L2 लेंस ना हो तो इसका L1 का प्रतिबिंब कहाँ पर है भाई, L1 लेंस वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई डैश पर बनेगा। यदि L2 लेंस ना हो, क्या हो, यदि L2 लेंस ना हो तो लेंस L1 वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई डैश पर बनेगा, ये बनता है आई डैश पर बनेगा। वस्तु O का प्रतिबिंब आई डैश पर बनेगा, इस टाइप से आप लिख लेंगे, कहाँ पर बनेगा, आई डैश पर बनेगा। ठीक है, अब लेंस सूत्र आप लिख लीजिए, यहाँ पर लेंस सूत्र होता है हमारे पास, क्या होता है, लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र क्या होता है हमारे पास, पढ़ा होगा, 1/F, फार्मूला लिख लिया, 1/F, और क्या होता है, 1/B माइनस के 1/U होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर किसके लिए लिख रहे हैं, पहले लेंस के लिए। यदि L2 लेंस ना हो तो L1 वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई डैश पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो वस्तु यहाँ पर फोक दूरी L1 के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि L1 लिखा है यहाँ पर, L1 के लिए फोक दूरी हमने माना था क्या होगी, F1 होगी। तो F1 लिख लीजिए, L1 की दूरी बताया था, माना लिख लेना, क्या होगी, F1 बराबर
तो इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ तक है, चूंकि अगर ए वाला नहीं हो तो इसके प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, इसको बोल जाइए। तो बी डैश बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो बी डैश प्रतिबिंब की, इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, बी डैश होगी। माइनस का वस्तु की दूरी तो सेम टू सेम रहेगी, 1/u समीकरण 1, ठीक है। वस्तु तो इधर ही है इसकी u, ठीक है। क्या यू, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अगर आई डैश यहाँ पर प्रतिबिंब आई डैश लिख लीजिए यहाँ पर पहले, क्या लिखिए, प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 की, प्रतिबिंब आई डैश कहाँ से बन रहा है, L2 लेंस की उपस्थिति में। अगर ये लेंस ना हो तो यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता, ठीक है। तो किसकी उपस्थिति में बन रहा है, या दूसरी भाषा समझिए। देखिए हमारे पास क्या है, अगर हाँ इसी से प्रतिबिंब यहाँ पर, अगर L2 लेंस नहीं हो तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा आई डैश, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर L2 लेंस नहीं हो तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अगर देखिए प्रतिबिंब आई डैश क्या है, L2 लेंस के लिए क्या करेगा, हमारे पास आभासी वस्तु का कार्य करेगा, L2 के लिए आभासी वस्तु के लिए कार्य करेगा। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए, चूंकि 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 प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, यह आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो L2, यह लेंस L2, लेंस क्या होगा, L2 का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई डैश पर बनेगा। इसको बोलिए, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा हमारे पास, लेंस L2 आई डैश का प्रतिबिंब, आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई का बनेगा, आई पर बनेगा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर, यदि यह लेंस L2 आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनता है, L2 आई डैश का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, कहाँ पर बनता है, या आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनता है, कहाँ पर बनता है, आई पर, या आई लिखा हुआ, आई लिख लीजिए, आई पर बनता है, बस इतना आप समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब आई डैश लेंस क्या, आई डैश लेंस L2 की उपस्थिति में, L2 के लिए आभासी वस्तु, इसके लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करता है, ठीक है। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी इसके लिए, तो हमारी बी डैश हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बी डैश, L2 के लिए क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी इसके बी डैश हो जाएगी, इसीलिए लिख दिया यहाँ पर, L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, या लेंस L2 आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनता है, आई डैश का प्रतिबिंब इसके लिए L2 के लिए कहाँ पर बनता है, आई का बनता है। इतना अगर समझ लिए तो हो गया डेरिवेशन, बस यही दो, बस समीकरण दो को क्या कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना लिख दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए तो क्या हो जाएगा, वही फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए द्वितीय लेंस के लिए लिख रहे हैं, इस L2 लेंस के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर। तो L2 लेंस के लिए क्या होता है, फोकस दूरी क्या मानी थी, 1/f2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा f2 बराबर 1/। अब देखिए बी की प्रतिबिंब की दूरी इसके लिए क्या होगी, बताइए यहाँ पर, बताइए इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, बी होगी। देखिए इसके लिए क्या है यहाँ पर, इसके लिए, इस लेंस के लिए L2 के लिए क्या होगी प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर क्या होगा, ये आई पर बनता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया है, यदि लेंस L2 आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई पर बनता है, तो आई का प्रतिबिंब तो यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगी, यहाँ पर माइनस का यू की दूरी है, यू की क्या हो जाएगी, यहाँ पर यू आभासी वस्तु का कार्य करता है, लिख दिया प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश क्या हो जाएगा, यू की जगह पर क्या लिख देंगे, यू की जगह पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया बी, लिख दिया बी। अब देखिए सॉरी बी डैश, यहाँ पर क्या है, बी डैश है, बी डैश लिख दिया, ठीक है, बी डैश है, बी डैश। अब देखिए इसको डाल दीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या लिखने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 क्या हमारे पास, 1/f1 प्लस के 1/f2 बराबर 1/f2, सही है। इसका मतलब क्या, 1/b डैश माइनस के 1/u, 1/b डैश माइनस के 1/u, इसका मान कितना है, प्लस का 1/b माइनस के 1/b डैश। अब देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर, बी डैश से 1/b डैश से 1/b डैश उड़ रहा है, काट दीजिए इसको, एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। तो 1/f1 1/f2 क्या बचा है हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास बचा है 1/f1 प्लस के 1/f2 बराबर क्या बचा यहाँ पर, इसको 1/b को आगे लिखिए, 1/b माइनस के 1/u। तो यहाँ पर देखिए 1/b माइनस के 1/u की यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए 1/f1 प्लस का 1/f2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/f के हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये सही लेंस की फोकस दूरी का क्या हमारे पास फार्मूला है, इतना आपको प्रूफ करना था यहाँ पर, क्या करना था यहाँ पर, अब इतना आपको प्रूफ करना था यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से होगा क्वेश्चन, किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा।
ठीक है, या किसका फार्मूला, संयुक्त, जहाँ एफ क्या हमारे पास संयुक्त लेंस की फुगदुरी यहाँ लिख दी है, जहाँ, ठीक है, जहाँ F1 क्या है हमारे पास प्रथम लेंस की फुक दूरी, ये क्या है F2 क्या द्वितीय लेंस की फुक दूरी, यहाँ पर क्या है द्वितीय लेंस की फुक दूरी F2। इसी पर पहला सवाल सॉल्व किया था, जहाँ F क्या है संयुक्त लेंस की फुक दूरी, क्या है हमारे पास संयुक्त लेंस की फुक दूरी, संयुक्त लेंस की फोक दूरी, इतना सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है, संयुक्त लेंस की फोक्स दूरी, ठीक है, इस टाइप से कर लीजिए यहाँ पर। और ये चित्र बना लेना, क्या कर लेना यार, चित्र आप बना लेंगे, ठीक है, बना लेना। डेरिवेशन को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम एवं प्रिज्म कोण ए के पदों में निगमित कीजिए। इन दो में से डेरिवेशन एक आपका 100% आएगा, ध्यान रखना, ये वाला आ जाए या दूसरा वाला संयुक्त, यानी कि दूसरा भी कराया पीछे, वो वाला आ जाए, ठीक है। फोक दूरी ने संयुक्त लेंस की फोक दूरी ज्ञात करना, ठीक है, दो लेंस आपको रखे होंगे, उसकी फोक दूरी आपको ज्ञात करनी होगी, और अभी मतलब अभी डेरिवेशन पीछे कराया है यहाँ पर, या ए वाला, इन दो में से आपका छपेगा जरूर 5 नंबर का, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए एक हमारे पास क्या बोला गया, प्रिज्म बोला गया, तो एक प्रिज्म बना दिया ABC। अब देखिए इसका मतलब क्या, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ये समझ, ध्यान से समझते रहना। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, माना हमारे पास क्या है, एक ABC प्रिज्म है, क्या है, एक प्रिज्म है यहाँ पर, ठीक है, और इसका एंगल क्या है, कोण क्या है, हमने ए मान लिया, क्या मान लिया, ए, और क्या ए क्या है हमारे पास, अपवर्तक कोण यहाँ पर लिखा हुआ है, ए क्या है हमारे पास, हाँ सही है, ए क्या मान लेंगे यहाँ पर हम, अपवर्तक कोण, यहाँ पर ए अपवर्तक कोण है यहाँ पर, ठीक है, ए क्या है हमारे पास, अपवर्तक कोण, माना हमारे पास क्या, एक देखिए मान अपवर्तक कोण क्या है ए, फिर देखिए यहाँ पर एक किरण, यहाँ पर इसका नाम मान लीजिए पी दे दीजिए, पी क्यू क्या हमारे पास, एक किरण है, माना एक किरण PQ AB पर तिरछा आपतित होती है, कहाँ होती है, तिरछा आपतित होती है, इस टाइप से जाती है यहाँ पर, या AB पर क्या होती है, PQ प्रिज्म अपतंग AB पर क्या होती है, आपतित होती, तिरछा मत लिखिए, आपतित होती है, यहाँ पर लिखिए क्या है, PQ किरण AB पर देखिए टच हो रही है, इस टाइप से AB पर क्या होती है, आपतित होती है, ठीक है, क्या होती है, आपतित होती है, जो अभिलंब, अभिलंब हमारे पास ये क्या है हमारे पास, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब NQ डॉट लाइन है, अभिलंब NQE, यानी कि यू की ओर क्या हो जाती है, झुकती है, यानी कि एन की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, झुक जाती है, एन क्यू की ओर क्या हो जाती है, झुकती है, ठीक है, क्या होती है, झुकती है। और QR, क्या QR, एक QR है हमारा किरण, क्या है QR किरण, क्या है, इसको QR को क्या दे देंगे, QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है, QE की दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, ठीक है, क्योंकि की दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। पृष्ठ AB क्या हमारे पास, ए वाला है, पृष्ठ AB पर आपतन कोण क्या हमारे पास, I1 है, आपतन कोण क्या है, I1 है, ठीक है, और अपवर्तक कोण क्या हमारे पास, R1 है, ठीक है। अपवर्तित किरण QR हमारे पास, अपवर्तित किरण क्या आती है हमारे पास, QR क्या हमारे पास है, अपवर्तित किरण है, QR अपवर्तित किरण पृष्ठ AC पर क्या होती है, AC पर क्या होती है, AC पर क्या होती है, AC पर अभिलंब यम आर ई पर क्या होती है, दूर हट, यम आर ई से दूर हटती है, ये दूर हटती हुई आर कहाँ लिखा हुआ यहाँ पर, आर एस की ओर क्या होती है, आर एस की ओर बाहर की ओर वायु में चली जाती है, ठीक है, क्या चली जाती है, वायु में चली जाती है, ठीक है, इतना आप लिख देंगे, कहाँ चली जाती है, ठीक है, कहाँ चली जाती है, वायु में चली जाती है, ठीक है। और इसका आपतन कोण कहाँ पर बनता है हमारे पास, R2 पर बनता है, यानी कि आपतन कोण क्या है, R2 है, और ये निर्गत किरण होगी, ठीक है, यानी कि आपतन कोण क्या, आपतन कोण कहाँ, हाँ सही है, आपतन कोण कैसे हो जाएगा, ए वाला आपतन कोण R2 है, आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण होता है, तो आपतन कोण, आपतन कोण इसका क्या होगा, ये निर्गमन कोण यहाँ पर मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका कोण क्या होगा, I2, क्या हो जाएगा, I2 सही है, ए वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, R2 हो जाएगा, ठीक है। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, एक आपतन कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। R2 इसका एक क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल I2 हो जाएगा, इसको मान लेंगे R2 मान लेंगे, ठीक है। और देखिए आपतित किरण PQ, आपतित किरण क्या हमारे पास, आपतित किरण क्या है, PQ क्या थी हमारे पास, PQ क्या थी, आपतित किरण आगे की ओर, जब आगे की ओर तो निर्गत किरण क्या हो जाती है, RS पीछे, निर्गत किरण देखिए आगे की ओर जा रही है, ये क्या हो गया हमारे पास, निर्गत RS क्या है हमारे पास, निर्गत किरण क्या आ जाएगी हमारे पास, पीछे की ओर, निर्गत किरण कहाँ होगी यहाँ पर, देखिए निर्गत किरण क्या हमारे पास, RS है, क्या है हमारे पास, निर्गत किरण RS, ठीक है, RS क्या पीछे की ओर बढ़ाने पर दोनों, जब देखिए समझिए, जब PQ हमारे पास क्या है, एक किरण है हमारे पास, क्या है, किरण है हमारे पास, PQ को हम आगे की ओर, PQ को आगे की ओर, RS पीछे जा रही है, जब इन दोनों को हम पीछे को, इसको हम आगे ऊपर की ओर बढ़ाते हैं और इसको ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसका नाम क्या है, डेल्टा बनता है, ठीक है। इतना जो बोला है आप माना ले सकते हैं, नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, ठीक, डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ए एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, I1 हो जाएगा माइनस का R1 हो जाएगा, ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, I2 माइनस का R2, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। बस अब देखिए इतना आप लिख लीजिए, अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी भी
ज्योमेट्री मतलब रेखा आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी काम आएगी। देखिए यहाँ पर देखिए बहिष्कोण प्रमेय आपने पढ़ी होगी, ठीक है। बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है, देखिए त्रिभुज लिखिए यहाँ पर। त्रिभुज हम पहले कौन सा ले लें बताइए यहाँ पर त्रिभुज, चूँकि यहाँ पर अगर हम त्रिभुज QDR ले लें पहले, या यहाँ पर देखिए हमारे पर ध्यान से देखना, यहाँ पर लगाइए बहिष्कोण प्रमेय वाला लगाइए। ये वाले पहले ए वाला ले लीजिए, त्रिभुज QDR, ए वाला त्रिभुज लीजिए, ध्यान से बताएं। देखिए त्रिभुज कौन सा लेंगे, QDR। अब लिखिए यहाँ पर त्रिभुज QDR में, देखिए त्रिभुज QDR में, त्रिभुज QDR में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, सही है, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है, अगर आपने क्लास 9th में होती है, कहाँ होती है, क्लास 9th में पढ़ी होगी आपने बहिष्कोण प्रमेय। क्या होती है, बहिष मतलब बाहर, यानी कि अपने पड़ोसी को छोड़कर, ये वाला एंगल देखिए ध्यान से समझिए, इस एंगल को ये छोड़ देगा लेकिन इन दोनों को योग के बराबर होगा। इस एंगल के क्या होता है, पड़ोस बहिष्कोण प्रमेय में क्या कहती है, अपने पड़ोसी को छोड़कर शेष दो कोणे के सम के इक्वल होता है, यानी कि योग के बराबर होता है। क्या होता है, योग के बराबर। तो I1 माइनस के R1 प्लस I2 माइनस के R2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। पढ़ी होगी आपने बहिष्कोण प्रमेय, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, I1 माइनस के R1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, I2 माइनस के R2 हो जाएगा, ठीक है, I2 माइनस के R2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होती है, बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है, अपने पड़ोसी को छोड़कर इन दो शेष कोणों के योग के बराबर होती है। क्या एंगल Q एंगल R के बराबर होगी। एंगल Q का मान कितना दिया है, I1 माइनस के R1 दिया है, एंगल R क्या दिया, I2 माइनस के R2 दिया, वही यहाँ पर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए डेल्टा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 माइनस का R1 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, I2 माइनस के R2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। देखिए I एक साथ लिख लीजिए, देखिए I1 यहाँ पर है, क्या है, I1 एक साथ लिख लीजिए, I2 इधर ले आइए, I2 एक साथ लिख लिया, यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर क्या बचा, R1 माइनस के R2, तो इसमें माइनस का क्या ले लीजिए, कॉमन, माइनस का कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर R1 बचेगा और प्लस का क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। यहाँ पर इसको डाल दिए समीकरण 1। अब देखिए चतुर्भुज आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। चतुर्भुज हमारे पास आपको कौन सा दिख रहा होगा, AQER। देखिए इन सबको भूल जाइए, यहाँ पर कोई जुगाड़ नहीं मिटाने वाला। देखिए इन सबको भूल जाइए। त्रिभुज देखिए नाम हम बता रहे हैं, AQER, इतना आपको त्रिभुज दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है, वाला चतुर्भुज यहाँ से यहाँ तक ये चतुर्भुज। तो क्या लिखिए, एंगल AQER यानी चतुर्भुज AQR। तो लिखिए चतुर्भुज का सिंबल में इस टाइप से बनाते हैं, चतुर्भुज AQR में, AQER में, ठीक है। R में देखिए चतुर्भुज के आमने सामने का कोण कितना होता है, एंगल कितना होता है, 180 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल A और एंगल E क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है, 180 होगा, ठीक है। और चारों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री, नहीं 360 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का E बराबर किसके हो जाएगा, 180 को हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 1, समीकरण 1, इसको डाल देंगे समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 डाल दिया, अब समीकरण 2, हाँ सही है। अब देखिए यहाँ पर अब त्रिभुज लगाइए। त्रिभुज कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए त्रिभुज आपको दिख रहा है, ए वाला R1 प्लस R2 प्लस के E, ए वाला त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज क्या है, QER में त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए हमने बताया ज्योमेट्री रेखागणित यहाँ पर लगेगी। अगर यहाँ पर समझ लिए छोटी क्लासों का ये समझ लिया है, यहाँ पर रेखागणित यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। त्रिभुज QER में, त्रिभुज QER में भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डायरेक्टली लिखें। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, त्रिभुज बन रहा है QER, R1 प्लस R2 प्लस E, ए वाला एंगल प्लस ए वाले तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, R1 प्लस के R2 प्लस के E, क्या हो जाएगा, प्लस का E बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण 3, डाल दिया समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2, देखिए यहाँ पर 180 यानी कि RHS में क्या है, 180, दोनों बराबर, तो ए वाला भी बराबर होंगे। तो समीकरण 2/3 से क्या लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण 2/3 से लिख देंगे, समीकरण 2/3 से, समीकरण 2/3 से क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस E, 1 प्लस के E हो जाएगा, R1 प्लस का R2 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर E हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस का क्या हो जाएगा, E हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए E से E उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर, R1 प्लस का R2 बराबर क्या बचेगा, A बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर R1 प्लस R2, अगर R1 प्लस R2 का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो बन जाएगा और हमारा सिंपल और हो जाएगा यहाँ पर, हाँ सही है। देखिए A का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख दीजिए, यहाँ पर R1 प्लस R2 का मान कितना यहाँ पर रख दीजिए। तो A का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख दीजिए A का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने
रखने पर रख दीजिए यहाँ पर रख दीजिए तो डेल्टा यहाँ पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा I1 प्लस के I2 माइनस का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ए। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण 4, क्या डाल दिए 4 यहाँ पर। अब देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति में लिखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखिए, यहाँ से लिखते हैं। देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, अल्पतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर होता है किसके, I2 के बराबर क्या हो जाता है, I के हो जाता है। ठीक है, R1 बराबर हो जाता है R2 के बराबर किसके हो जाता है, R के। डेल्टा बराबर कितना हो जाता है, डेल्टा M के हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है। इतना आपको बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको समीकरण 4 डाल दी थी, डाल दीजिए समीकरण 4। ठीक है, इसको क्या डाल दिया था, समीकरण 4 डाल दिया था यहाँ पर। सही है। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर बताइए क्या करेंगे। अब लिखिए यहाँ पर समीकरण, देखिए यहाँ पर R, अब हाँ सही है। अब देखिए समीकरण 3 से देखिए यहाँ पर समीकरण 3 के हमारे पास R1 प्लस R2, यहाँ पर अगर यहाँ पर इसको मत लेना, इसको ले लें तो यहाँ पर R1 प्लस R2, तो यहाँ पर I लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हाँ सही है। देखिए समीकरण 4 देखिए यहाँ पर, समीकरण 4 तो हमारे पास यहाँ पर है, क्या है समीकरण 4, ए वाली यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 4 क्या है, R1 प्लस R2 का मान यहाँ पर निकाला था, कहीं हमने देखा है, ये निकाला था R1 प्लस R2। इसका मान नहीं, कुछ इसका नाम कुछ दिया ही नहीं था, R1 प्लस R2 का मान। इसको समीकरण 4 डाल दिया था। इसको समीकरण चेंज कर लीजिए, इसको डाल दिया समीकरण 4। ठीक है, इसको डाल दिया समीकरण 5, क्या डाल दिया, इसको समीकरण 5 डाल दिए। अब समीकरण 4 से देखिए यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 4 से लिखिए, समीकरण 4 से यानी फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 4 है। देखिए यहाँ पर इनकी R1 R2 की यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, R1 R2 की यहाँ पर R, तो क्या हो जाएगा, R1 की जगह पर R लिख सकते हैं, R2 की जगह पर R बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। A यहाँ पर R का मान निकाल लीजिए, R का मान कितना आ जाएगा, A/2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, A/2 आ जाएगा। यहाँ पर R का मान आ गया A/2 आ गया। अब देखिए समीकरण 5 क्या हमारे पास I1 प्लस I2 माइनस के A है। ठीक है, अब इसकी I1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, I1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, I2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, I। तो समीकरण 5 से लिखिए, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, समीकरण 5 क्या हमारे पास I1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, I1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, I प्लस के I लिख सकते हैं, माइनस का A लिख देंगे यहाँ पर। लिख दिया, A बराबर क्या है, और डेल्टा यहाँ पर क्या है, किसके, डेल्टा के बराबर है, या इधर लिख लिया डेल्टा का बराबर। डेल्टा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा की जगह पर डेल्टा M लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया डेल्टा M। ठीक है, और I कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2I हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा M बराबर हो जाएगा I कितना हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 2I हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा A। ठीक है, अब देखिए, अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू पुट कर दिया, चूँकि हमें यहाँ पर दिया ही नहीं है, I का मान इतना आ गया यहाँ पर। ठीक है, इतना आ गया। अगर हम यहाँ पर I का मान निकाल लीजिए 2I, इसको इधर ले आइए। ठीक है, इसको इधर, तो डेल्टा M प्लस का A हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2I हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर I का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर I का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर I का मान हो जाएगा डेल्टा M प्लस का A हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि I का मान हमने निकाल लिया यहाँ पर, I का मान भी निकाल लिया यहाँ पर। और स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल का नियम क्या होता है यहाँ पर, देखिए स्नेल का नियम, सही है, स्नेल का नियम। देखिए स्नेल का नियम, n बराबर क्या होता है, स्नेल का नियम साइन I बटे साइन R होता है। स्नेल का नियम होता है। I का मान कितना निकाला यहाँ पर, साइन I का मान कितना निकाला, I का डेल्टा M प्लस का A बटे 2। ठीक है, बटे R का मान कितना निकाला हमने, A/2 निकाला, A/2 निकाल दिया। तो यहाँ पर n का मान कितना आ, यही अपवर्तनांक का सूत्र है, साइन डेल्टा M प्लस का A बटे 2 बटे इसके डिवाइड में पूरे में क्या हो जाएगा, साइन A/2 हो जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, यही फार्मूला आपको प्रूफ करना था। यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में। देखिए क्या पूछा गया था कि फ्रिजियम के पदार्थ के लिए अपवर्तन कोण सूत्र अल्पतम विचलन डेल्टा M एवं फ्रिजियम कोण A के पदों में निगमित कीजिए। A के पदों में निगमित कर दिया यहाँ पर। ठीक है, A के पदों में क्या कर दिया, निगमित कर दिया। यही क्या होगा, हमें यहाँ पर हैंस प्रूफ कर दीजिए, यही हमें कर दिया, प्रूफ कर दिया यहाँ पर, हैंस प्रूफ। देखिए कितना सिंपल तरीके से कर दिया, कोई कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप से डेरिवेशन बहुत सिंपल तरीके से आपको करा दिया यहाँ पर। इसका चित्र बना लेना, यहाँ पर क्या बना लेना, चित्र बना लेना है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर हो गया काम। ठीक है, इनकी इस चैप्टर से आएगा, तो इसी इंपॉर्टेंट इसको तैयार कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।